लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर रहे थे हम लोग। यस सर। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इस सब का किया था ना। बोलो क्या सर? लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब का किया था ना। हाँ सर, सॉलिड स्फीयर तक लास्ट था। हाँ, रिंग और डिस्क भी कर चुका हूँ। यस सर। फिर दोनों एक्सिस थ्योरम कर चुके हैं हम लोग। यस सर। ठीक। ठीक है। अब तुमको याद होगा, जैसे हम लोग कॉमन सेंस है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में कैविटी वाले सम करते थे, तो क्या करते थे, और कैविटी नहीं होता तो कैसे होता, माइनस कैविटी का सेंटर ऑफ मास, है ना। यस सर। यस सर। वैसे ही कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म सॉलिड में यूनिफॉर्म कैविटी, यूनिफॉर्म शेप साइज का मिलेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पूरे सॉलिड का माइनस कैविटी में जितना सॉलिड था उसका कर सकते हैं। तो इन जनरल इसको अगर फॉर्मलाइज करें, ये कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉमन सेंस है। सीधे एक दो प्रॉब्लम करा देता हूँ तो समझ आ जाएगा। तो कॉमन सेंस कुछ ऐसा है कि सपोज ये कोई सॉलिड है साइज का, इस पूरे सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, कुछ नाम दे दो इस एक्सिस का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई है, आई वाई कुछ बोल दो। इसमें मान लो एक कैविटी है, तो कैविटी का मतलब इसमें मास नहीं होगा, है ना। तो इसमें मास नहीं होगा, तो अगर मैं इसी मटेरियल का इसमें मास फिल कर दूं, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग सॉलिड का मिल जाएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना। आई बात समझ में? आवाज आ रही है? यस थोड़ा Yes, sir. ब्रेक हो रहा है हल्का हल्का बीच में। अच्छा, मैं कह रहा था कि कंप्लीट सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा, कंप्लीट सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा, प्लस कंप्लीट सॉलिड में से कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को रिमेनिंग सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। Yes, sir. कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि सेम एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना। यस सर। तो जस्ट मास के जैसा, मान लो डेंसिटी मालूम होता तो कंप्लीट मास कितना होता उसमें से कैविटी का सब्ट्रैक्ट कर देते तो मिल जाता, ठीक वैसे ही। तो like any other scalar quantity, moment of inertia
can be added to or subtracted from each other if axis of rotation is common. आई बात समझ में? Yes, sir. Sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, 2 मिनट का काम है। फिर एक दो सम देखते हैं, क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट दिया रहा होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे कैविटी वाले। सर काफी थे कैविटी वाले। असाइनमेंट पूरा कर लिया सबने? बोलो। तो उसमें डाउट्स है लेकिन। डाउट्स हैं? Yes, sir. आज करें डिस्कस कैविटी वाले के बाद? सर एक्चुअली एग्जाम चल रही है इसीलिए क्या नहीं हाँ सर। असाइनमेंट। नहीं किया है, ठीक है, तो अगली बार कर लेंगे। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। फटाफट एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे ये। साथ में एक और अभी देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
आया आंसर? दोनों हो गए क्या? बोलो बेटा, हो गए दोनों? तो फर्स्ट वाले का 13/2 वो रो पाई r⁴। देखते हैं आंसर के बाद में। सेकंड नहीं किया अभी? ठीक है, दोनों कर लो, उसके बाद में करता हूँ। आया आंसर दोनों का? चलो तो तक मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ। A uniform disk having radii 2r and mass density sigma shown in figure. A small disk of radius r is cut. Find out the moment of inertia of remaining disk about an axis passing through a perpendicular to the. तो अगर ये कंप्लीट होता, अगर ये डिस्क में कैविटी नहीं रहता, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है मुझे? यस सर। Yes, sir. क्या होता? Yes, sir. Same 2r² by 2. r²/2। mr²/2, तो r की जगह Yes. 2r यस सर। Yes, sir. अपॉन 2। कैविटी का मास मान लो स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम वाले का इसके अबाउट कितना होता? स्मॉल एम इंटू r²/2 प्लस स्मॉल एम इंटू r²। r²। थ्योरम यस सर। हाँ sir. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2r² कॉमन कैपिटल M माइनस 3/2 स्मॉल m, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. कैपिटल Yes, V sir. को लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर यस सर। माइनस 3/2। स्मॉल m को लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई r स्क्वायर। यस सर। तो ये दोनों मेरा होगा, आप देखेंगे तो सिग्मा इंटू पाई r4 इंटू 2 कॉमन, सॉरी, सो 4 माइनस 3/2 ऐसा होगा। नहीं, यहाँ कुछ गलत कर दिया क्या?
सर वो थ्री हाँ बाय सर, फोर आएगा मेरे हिसाब हाँ। से। एक सेकेंड, यहाँ 2r² कैसे कॉमन ले लिया मैंने? नहीं लेना था मुझे। हाँ, 4/2 2 होता, मैं r² सिर्फ लेता हूँ। यहाँ पर मुझे 2m रखना था। ये सही है ऐसा? हाँ सर, सही। हाँ सर, अभी 8 कर दो उसको। यस सर। 13/2 आता है। हाँ सर। यहाँ पे 2 होगा, तो ये 4 की जगह 8 होगा। बराबर। तो 8 2 16 - 3 13 हो जाएगा। तो 13 सिग्मा पाई r4 अपॉन 2, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया था सबको ये आंसर? यस सर, हाँ यही सर, है। यही आया था। यस सर आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, सेकंड वाला सबका हो गया? सबने अटेम्प्ट किया नेक्स्ट वाला? बोलो जल्दी, मैं सॉल्व करूं या अटेम्प्ट करना बाकी है, क्या है? सर एक मिनट। चलो देखो, यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस आर अराउंड डिस्क ऑफ r/3 कट, ऐसा वैसा दिया हुआ है। और रिमेनिंग पोर्शन का मास कैपिटल एम है, ऐसा? देखो किसी ने इसका आंसर बताया क्या? चैट बॉक्स में कुछ कुछ आ रहा है। नहीं, नेक्स्ट का आंसर किसी नेक्स्ट वाला करो फिर, अभी तक किसी ने नहीं बताया। नेक्स्ट वाला आंसर एम के टर्म में होगा ना? कोशिश करो फिर बताऊंगा।
बोलो बेटा, पहुंचा कोई आंसर तक? हाँ सर, बस 1 मिनट। 4/9 rho pi r raised to 4. बेटा इन मास के टर्म में आंसर आएगा ना, इसमें पाई वाला टर्म कहाँ से आएगा? आएगा क्या? चलो देखो, m/2 r²। आंसर नहीं पता बेटा, सॉल्व करना तो पता चलेगा। 2-3 लोगों का सेम आएगा, मतलब ठीक होगा, ऐसा मुझे, मैं इस प्रोसेस में विश्वास रखता हूँ। ये r/3 रेडियस का मास मान लो स्मॉल m है, तो पूरे का मास कितना होगा? 27m होगा। नहीं सॉरी, डिस्क है ना, स्क्वायर 9m होगा। यस सर, 9m। मतलब रिमेनिंग का मास 8m होगा, यस सर। which is given as capital M. यस सर। So small m is capital M upon 8. ये रहने देते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, और पूरे का मास कितना होगा? 9m होगा। 9m होगा। नहीं, 9m, हाँ। टोटल मास ये मेरा 9m होगा, मतलब कैविटी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो। हाँ तो सर। इसमें मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए mr²/2, तो 9m r²/2। इंटू r² अपॉन 2। इसमें से कैविटी का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, कैविटी का क्या होगा? स्मॉल m r²/2, तो r/3 का होल स्क्वायर होगा यस सर। डिवाइडेड बाय 2 प्लस पहले कैसे 2r/3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2r/3। 2r/3। सो स्मॉल m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। स्मॉल m के रिस्पेक्ट में ऐसे सॉल्व कर देंगे और बाद में स्मॉल m को कैपिटल M/8 पुट कर देंगे, यस है ना? तो ये कुछ मेरा ऐसा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सब अलग अलग आंसर बता रहा है, अमन का अलग, शुभम का अलग, कविन का अलग, कोई 2 आदमी कॉमन आंसर अभी तक नहीं मैसेज किया मुझे। एनीवे देखता हूँ। तो स्मॉल m r² मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 9/2 माइनस 3² 1/18 माइनस 4/9, तो स्मॉल m r²। 18 LCM ले लीजिए, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 माइनस 1
माइनस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 72, 80 माइनस 72 अपॉन 18 स्मॉल m r स्क्वायर एंड स्मॉल m इज कैपिटल M अपॉन 8, ऐसा है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. कैपिटल M अपॉन 8 इंटू आर स्क्वायर, तो 9 2 जा 18 mr स्क्वायर बाई 2। किसी का देखा था मैंने आंसर? किसी ने दिया था? Yes, sir. किसका था? कविन। चैट बॉक्स में कविन, वेरी गुड। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हो गया सबका? यस सर, हो गया। ठीक है, तो कैविटी वाले सम कर लोगे या मैं और प्रैक्टिस कराऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। चलो अब टॉर्क सिखाता हूँ। टॉर्क का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. क्या होता है? रोटेशनल मोशन में फोर्स। ये क्या मतलब हुआ रोटेशनल मोशन में फोर्स? टॉर्क क्या होता है बताओ? Sir, moment of force. हाँ सर, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करता है? Body में turning effect reduce. Equivalent of linear force. देखो सबको आता है, केवल थोड़ा सा इसको थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाओ इसके लिए कह रहा हूँ। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट में क्या कर सकता है? रोटेशन कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, यही कह सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर सकता है या टर्न कर सकता है। तो किसी भी फोर्स की कैपेसिटी ऑब्जेक्ट को टर्न करने की कितनी है, टर्निंग कैपेसिटी कितनी है किसी फोर्स की, उसको जिस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है? सो टॉर्क इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क इज अ मेजर ऑफ, फॉर्मूला वगैरह सब लोग पढ़ चुके होंगे बट मैं थोड़ा सा आपके सोचने का तरीका ठीक कर देता हूँ। टॉर्क इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे मान लो, क्यों मैं टर्निंग इफेक्ट कहता हूँ, सपोज कोई भी किसी भी रैंडम शेप साइज का मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया है ऐसे, और इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पर यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये एक फोर्स है और ये यहाँ पर हिंज है। अगर ये एंगल थीटा है
तो एफ कॉस थीटा इधर ऐड करेगा Yes. और एफ साइन थीटा इधर ऐड करेगा। Yes, sir. अच्छा, तो कोई फिजिक्स आए ना आए, फिजिक्स को छोड़ो, कॉमन सेंस है। ये जो एफ कॉस थीटा है, ये एफ कॉस थीटा इस हिंज को तोड़कर इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। Yes, sir. ये ऐसा करेगा। Yes, sir. अगर तोड़ा तो ठीक है, नहीं तो हिंज के रिएक्शन फोर्स से बैलेंस्ड हो जाएगा, है Yes, ना। sir. बट ये जो एफ साइन थीटा का फोर्स है, इसको तो ये हिंज कुछ, इसके अगेंस्ट ये हिंज कुछ नहीं कर सकता है। ये वाला फोर्स एफ साइन थीटा वाला इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। हाँ Yes. सर। यस सर। तो जो स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे एफ कॉस माने साइन थीटा इंटू आर, ऐसा कुछ, उसका रीजन यही है कि ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, यही इस ऑब्जेक्ट में टर्निंग प्रोड्यूस करेगा। Yes, sir. अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर आर है, मीन्स हिंज से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, तो कॉमन सेंस से ये प्रैक्टिकल है, इसका कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। ज्यादा डिस्टेंस पर फोर्स लगाते हो तो टर्न करना आसान होता है हाँ sir. Yes, आसान sir. होता है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करने में क्या एफर्ट लग रहा है, वो दो बातों पर डिपेंड, तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, दूसरा फोर्स कितना है, तीसरा फोर्स किस एंगल पर लग रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टॉर्क वाज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर पढ़े हो तो देखो, ये आर क्रॉस एफ, ये एंटी क्लॉकवाइज है हम लोगों के डायरेक्शन में। क्रॉस प्रोडक्ट में देखना, आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा ना। ये रोटेशन का सेंस भी वही है, Yes. Yes. है ना। तो ये टॉर्क का डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे देखे होंगे प्रॉपर्टीज वगैरह, उस हिसाब से अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं थोड़ा बहुत, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज आर इंटू एफ साइन थीटा, या इसी को कह सकते हैं, आई बात समझ में, Yes, sir. या इसी को कह सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, मीन्स डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट का नाम अगर ओ दे दें तो इस एग्जांपल में इसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क अबाउट ओ। जब तक एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे तब तक टॉर्क कहने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। एक्सिस या पॉइंट Yes, sir. मेंशन नहीं करेंगे किसके अबाउट निकाल रहे हैं, तब तक टॉर्क का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इतना तो पहले से आता होगा, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं और
Done, sir. हो गया सबका? आगे बढ़ो। हाँ सर। अभी मुझे जस्ट एक दो सिंपल सा केवल टॉर्क कैलकुलेट करके बताओ। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें सारी पॉसिबिलिटी हो जाए। इसको सॉल्व करो।
आया सबको? बोलो। नहीं, ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है। ये जो हो सकता है कंफ्यूजन होगा, ये दोनों का 4 है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर, वही सर पता नहीं था। हाँ, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये एक स्क्वायर का पार्ट है। ये दोनों 4 है, ये 3 है, ये 6 है। कोशिश करो, जैसे ही आंसर आए बताओ। हुआ सबका? चलो एक एक करके देखते हैं, 0.54 है। देख लेते हैं। इसका नाम मान लो मैं 1 कह देता हूँ, इसका 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। तो टोटल टॉर्क जो होगा ये इन चारों का वेक्टर सम होगा। यस सर। यस सर।
इसमें से थर्ड का टॉर्क तो 0 ऐसे ही दिख रहा है, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 0. ये टर्म 0 दिख रहा है, Yes, sir. सबको समझ आया क्यों 0 है? यस सर। फर्स्ट वाले का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, Yes, sir. Clockwise. यस सर। 10 into 4 40 न्यूटन सेंटीमीटर, तो 40 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का टॉर्क ये 15 है, तो 15 cos 37 इधर, 15 sin 37 इधर, और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। Yes. Yes. यस। तो मैं लिखूंगा 6 into 15 sin 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. फोर्थ का ये 150 है, तो ऐसे समझ लो ना, तो ये 60 होगा। Yes, sir. 150 तो ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। सबको समझ आ रहा है Counterclockwise. Yes, कि sir. ये 30 डिग्री होगा। Yes, sir. तो 20 का cos 30 इधर, sin 30 इधर, किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। यस तो सर। 4 into 20 sin 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, Yes, sir. तो 40 क्लॉकवाइज। sin 37 3/5, Yes, sir. Yes. तो 6 into 15 into 3/5 एंटी क्लॉकवाइज। sin 30 1/2, तो ये तो 40 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 40 क्लॉकवाइज और ये 40 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। Yes, sir. Okay, sir. यस सर। तो 9 6 जा 54, कोई बोल रहा था 54, तो 54 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर। पक्का? Yes. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ऐसा यूनिट में करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर कर दो तो 0.54 न्यूटन पर न्यूटन मीटर होगा। Yes, sir. आगे बढ़े। आगे बढ़ूं? एक और सिंपल सा क्वेश्चन करो।
हो गया सबका? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. बोला है टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क चाहिए कब? जब मैक्सिमम हाइट पर है, और सेकेंड में इफ इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड बैक। तो देखो डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं जरा। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा यहाँ पर, उस समय mg किधर एक्ट करेगा? इधर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. हो गया मेरा फोर्स वेक्टर mg, तो डिस्टेंस r/2 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर r, Yes, sir. है ना? ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर r। प्रॉब्लम क्या है, इसको r क्रॉस f करने जाओगे तो ये एंगल वैंगल निकालना होगा, इसीलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि फोर्स Range by 2. मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। तो ये Yes, sir. डिस्टेंस r/2 हो जाएगा और ये mg हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ए का आंसर होगा मेरा mg/2। तो mg/2 रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? V0. u स्क्वायर साइन Sin 2 theta by g. बाई जी। Yes, sir. तो u की जगह यहाँ पर v0 है और कुछ नहीं, तो m v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? सबको आई बात समझ में? Yes, sir. बी पार्ट में जब ये इसको हिट करेगा, तो जब ये हिट करेगा तो mg इधर एक्ट करेगा और r ये रहेगा, तो इसमें mg इंटू r होगा। Yes, sir. तो पहले जो आंसर आया था उसी का डबल, दैट इज m v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा। Yes, sir. आया समझ में सबको? कोई डाउट किसी को? No. No, sir. पक्का? नेक्स्ट कॉमन सेंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो है, तभी हम बोल पाएंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। Yes. If net force is equal to 0 and net torque is equal to 0, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो होना चाहिए। सो अबाउट ऑल पॉइंट अगर जीरो है तभी हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। Yes, sir. कॉमन सेंस है? अगर केवल नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये पेन अपनी जगह बिना चेंज किए हुए, सेंटर ऑफ मास बिना मूव किए हुए
अगर ये रोटेट कर रहा है इसका मतलब नेट फोर्स इस पर 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. इस एक स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इस एक स्टेटमेंट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताइए। इसी एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है, छोटा छोटा पॉइंट एक एक पॉइंट करके सिखा रहा हूँ। दिखा आप लोगों को? कौन सा नंबर होगा? 5th होगा क्या? तो ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए और इसको उसी स्टेटमेंट को इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
बोलो, आया किसी को? चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। इस रॉड का खुद का वेट इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, यस सर, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे मैंने mg लगा दिया। ये 3l/4 है, उसमें से ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/4. ये l/2 और ये L/2 ही होगा। हाँ सर, ये वाला L/4 होगा। L/4. यहाँ का टेंशन इन द स्ट्रिंग T1। सब ध्यान से सुनो, इस पर मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, इसमें सीखना है थोड़ा, थ्योरी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते करते होगा। तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो पक्का होगा कि T1 प्लस T2 का सम mg के बराबर है। Yes, sir. हाँ सर. यस अब ये ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट टॉर्क भी 0 होगा। Yes, sir. यस सर। अब नेट टॉर्क मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकता हूँ, मैं A के अबाउट भी ले सकता हूँ, मैं C के अबाउट भी ले सकता हूँ, मैं B के अबाउट भी ले सकता हूँ, या इसके अलावा भी कोई पॉइंट रॉड पे, रॉड के बाहर जहां मन करे उसके अबाउट मैं ले सकता हूँ, तो मुझे एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है? Yes, sir. तो देखो, टेक्निकली अगर मुझसे पूछोगे तो मैं अगर A, B या C में से कोई एक पॉइंट लेता हूँ तो एक फोर्स तो मेरा चला जाएगा, उसका R0 होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा मेरा, Yes, sir. है ना? तो शायद इक्वेशन 1 की जरूरत भी नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। टॉर्क अबाउट A अगर मैं 0 कर दूं तो टॉर्क अबाउट A में T1 की जरूरत तो होगी नहीं, तो mg into l/2 का क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस शुड बी इक्वल टू T2 into 3l/4। Yes, sir. आया समझ में कुछ? Yes, sir. तो देखोगे मुझे T2 कितना मिल गया, 2mg/3, और T2 Yes, sir. 2mg/3 है, तो T1 हो गया mg/3, क्योंकि इन दोनों का सम तो आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, अगर इक्वेशन 1 नहीं लिखते तो अगली बार नेट टॉर्क अबाउट B0 B कर लेके दोगे तो 0 कर T1 दो, मिल हाँ जाएगा। समझे आप लोग? Yes, sir. हाँ. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ो। Sir, एक मिनट. तो कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो इतना ही है कि नेट टॉर्क 0 होगा और नेट फोर्स भी 0 होगा, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। थ्योरी के नाम पे इतना ही है, बट हर टाइप के प्रॉब्लम में जो दिमाग लगाना है वो आपको खुद करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही आप सीखेंगे। Done, sir. इसको अटेम्प्ट करो।
So बोलो, आया आंसर किसी को? फ्रिक्शन हाँ का सर। आंसर mg cot थीटा बाय 2 आ रहा है फ्रिक्शन। हाँ सर, फ्रिक्शन का mg cot थीटा बाय 2। Find the normal force and frictional force that exerted by the floor on the rod. तो ये फ्लोर है, ये फ्लोर इस पर नॉर्मल लगाता है, मान लो इधर, इसको कहते हैं N1। फ्रिक्शन, इसकी टेंडेंसी आगे स्लिप करने की होगी, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन। इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, तो ये हो गया mg। और ये जो स्मूथ वॉल है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो ये हो गया N2। अब मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा, N1 ऊपर, mg mg, N2 इधर और फ्रिक्शन इधर। तो एक तो पूछा है नॉर्मल फोर्स बाय द फ्लोर, दैट इज N1, इसकी वैल्यू तो mg हो गई। हाँ सर। तो एक आंसर तो हो गया N1 इज इक्वल टू mg। दूसरा मुझे फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स और N2 की वैल्यू इक्वल होगी, तो या तो मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल लूं या N2 निकाल लूं, दोनों में से कोई भी निकाल लूं तो मेरा काम चलेगा। यस सर। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं पॉइंट A के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो कर सकता हूँ, B के अबाउट भी कर सकता हूँ, C के अबाउट भी कर सकता हूँ, या आउटसाइड पॉइंट O के अबाउट भी कर सकता हूँ। थ्योरेटिकली किसी के अबाउट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चूज करूंगा पॉइंट C, क्योंकि इसमें मेरे वेरिएबल कम हो जाएंगे, N1 और F दोनों नहीं आएगा इस कैलकुलेशन में। यस सर। तो टेक्निकली अबाउट C अगर हम टॉर्क जीरो करते हैं तो क्या होगा? तो ये लेंथ L है अगर, तो ये डिस्टेंस L cos थीटा होगा, और ये लेंथ L sin थीटा होगा, बोलो। यस सर। यस तो पॉइंट N2 का टॉर्क C के अबाउट मैं ऐसे लिखूंगा, N2 into L sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mg का टॉर्क, तो mg इधर, ये L/2, तो mg जहां से है वहां से ये डिस्टेंस L/2 cos थीटा होगा। यस सर। तो दिस इज इक्वल टू mg into L/2 cos थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो N2 is mg cot थीटा बाई 2, और जितना N2 होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा, therefore friction is mg cot थीटा अपॉन 2। आया था किसी को आंसर? सर हाँ सर, मुझे लेकिन अबाउट हाँ पॉइंट सर। सी वाला नहीं समझा। वेरी गुड। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बेटा? सर मुझे वो लास्ट वाला पार्ट ही समझा, अबाउट पॉइंट सी। क्या नहीं समझा? था कह रही है? यस सर। क्यों? पॉइंट सी के अबाउट N1 का टॉर्क जीरो, हाँ या ना? यस सर। फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, हाँ या ना? यस सर। N2 का टॉर्क, दो तरीका है,
या तो मैं इस रॉड को रहने दूं, N2 को रिजॉल्व कर दूं, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो N2 cos थीटा इधर, N2 sin थीटा इधर, तो N2 sin थीटा इंटू L लिखूं, या N2 को रहने दूं, L को रिजॉल्व कर दूं, तो N2 और L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट L sin थीटा। यस सर। ठीक वैसे ही या दोनों मेथड कर देता हूँ घबराओ मत। चलो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हो गया N2 cos थीटा और ये हो गया N2 sin थीटा, तो N2 sin थीटा इंटू L। इसी तरह ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा, यस सर, समझ mg गया। cos थीटा इंटू L/2। ऐसे भी सोच सकते हैं अगर ये सोचने में यस दिक्कत हो रही है तो। अगर ये L/2 सोचने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, यस सर, आया समझ में। सबका हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। कोशिश करो इसको।
आया कुछ? इसमें देखोगे तो तीन ही फोर्स है, एक ये नॉर्मल, एक ये टेंशन और एक ये mg, है ना? बोलो। Yes, sir. आपसे पूछा है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड टेंशन इन द क्रॉस बार। तो कहीं कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, मतलब ये T की वैल्यू पूछा है और ये M की वैल्यू पूछा है। तो एक तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि 2N इज mg, Yes, sir. so N is mg by 2, so मास कितना था? 80 kg, 80. 400 न्यूटन। एक ये हो गया। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाओ। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट कहीं कुछ C है, कुछ भी ऐसा। मैं A B C किसी के अबाउट नेट टॉर्क ले सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पॉइंट C के अबाउट नेट, पॉइंट C के अलावा B और A के अबाउट नेट टॉर्क लूँ, तो पॉइंट C पर ये आदमी कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों में से किस साइड पर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं पता मुझे। Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, टॉर्क अबाउट C 0 कर देता हूँ। ये N है, ये 30 डिग्री है, तो और ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, समझ रहे हो? हाँ सर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ, डिस्टेंस को रिजॉल्व करूँ या N को करूँ, जैसे बोलोगे वैसा कर दूंगा। बोलो कौन सा वाला करूँ? Distance को resolve. डिस्टेंस को कर दो। तो ये इस लेंथ को मैं L अगर मान लेता हूँ, ये भी 60 डिग्री होगा, तो L sin 60 is 2 मीटर। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो L into √3/2 is 2 meter. So L is 4/√3 meter. Yes, sir. L मिल गया मुझे, और अगर L मिल गया तो ये डिस्टेंस L cos 60 होगा, L/2। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो टॉर्क ऑफ N ये मेरा हो जाएगा N इंटू L/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज N इंटू 2/√3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। N कितना था? तो 400, तो 800 अपॉन √3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया N का टॉर्क अबाउट C। ऐसे ही टेंशन का टॉर्क अबाउट C कितना होगा? बोलो। 800/√3 anti-clockwise. ये 60 डिग्री होगा, Yes, sir. तो टेंशन का cos 60 इधर, sin 60 इधर, तो टेंशन sin 60 इंटू L/2 ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. या T को रहने दें अगर, तो L/2 cos 60 इंटू T, दोनों में से जो मन करें। समझ रहे हो कि नहीं? तो T sin 60, T को मैंने रिजॉल्व किया, ये T है, तो ये T sin 60 होगा ना, होगा, इंटू L/2। समझ रहे हो सब लोग? ये Yes, किधर sir. होगा? एंटी क्लॉकवाइज।
sin 60 √3/2. So t into √3l upon 4 एंटी-क्लॉकवाइज, l की वैल्यू 4/√3, तो ये हो गया t 4 केवल t बचेगा एंटी क्लॉकवाइज में, होगा। बोलो, l का वैल्यू √3/4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो √3 4 सब जाएगा ना, 4/√3 करोगे Yes. तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट C 0 करेंगे तो 800 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू T। ये सेकेंड का आंसर हो गया न्यूटन में। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।